हे दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त अनिल साहनी और आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टी के लीगल वेरिफिकेशन के बारे में। इससे पहले कि हम इस पे बात करें, दो चीजों को जानने की कोशिश करते हैं हम लोग। एक तो ये कि प्रॉपर्टी से हमारा क्या मतलब है, और दूसरा ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो वेरिफिकेशन है, लीगल वेरिफिकेशन है, ये एक्चुअली क्या है, क्यों कर रहे हैं हम लोग। राइट। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी की बात करते हैं। देखिए, प्रॉपर्टी हमारे बिजनेस में प्रॉपर्टी का मतलब है इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो चल ना सकती हो, जैसे टू व्हीलर हो गया, आपका कार हो गई, ये सब चलने वाली प्रॉपर्टीज है। तो हमारी इस चर्चा के परव्यू में इस तरह की प्रॉपर्टीज नहीं आती हैं जो चलायमान है, जो मूवेबल है। हमारी चर्चा के परव्यू में केवल वो प्रॉपर्टीज आती हैं जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि घर। राइट, पहली चीज। दूसरी चीज, जो हमारी लैंड होती है, राइट, वो लैंड डीटीपी के हिसाब से, डायरेक्टरेट ऑफ टाउन प्लानिंग के हिसाब से कैटेगराइज्ड होती है बहुत सारी कैटेगरीज में। जैसे लैंड रेजिडेंशियल हो सकती है, एग्रीकल्चरल हो सकती है, इंस्टीट्यूशनल हो सकती है, एसईजेड हो सकती है, और भी कई तरह की हो सकती है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी चर्चा के परव्यू में, हमारे बिजनेस के संदर्भ में केवल वो ही प्रॉपर्टीज आती हैं जो बाय नेचर या तो रेजिडेंशियल है या कमर्शियल है। राइट, तो ये चीज ध्यान रहेगी। पहली चीज, प्रॉपर्टी मेरे लिए क्या है, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जैसे कि घर। दूसरा, प्रॉपर्टी कौन सी मैं कंसीडर करने वाला हूं, मैं केवल उन्हीं प्रॉपर्टीज को कंसीडर करने वाला हूं जो या तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है या फिर कमर्शियल प्रॉपर्टी है। करेक्ट। अब आता है सवाल कि भाई ये लीगल वेरिफिकेशन क्या होता है। तो देखिए, हमारा जो बिजनेस है, हमारा बिजनेस लोन देने का बिजनेस है, और जैसा कि आप जानते हैं, हमारा जो लोन है वो एक सिक्योर्ड लोन है, जिसका मतलब ये निकलता है कि लोन के बदले में कस्टमर हमें कुछ सिक्योरिटी देता है, और यदि वो अपने लोन में डिफॉल्ट करता है तो हमारे पास राइट होता है हम उस सिक्योरिटी को बेचकर अपनी लोन की बकाया राशि को वसूल कर सकते हैं। तो ये सिक्योरिटी क्या होती है, जो कस्टमर की इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो हमारे लोन की सिक्योरिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आज मुझे एक घर खरीदना है और घर खरीदने के लिए मैं इंडिया शेल्टर से होम लोन ले रहा हूं, तो मेरा ये जो घर है, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, वो मेरे लोन की सिक्योरिटी है। जिसका मतलब ये निकलता है कि यदि मैं अपना लोन नहीं चुका पाता हूं, तो इंडिया शेल्टर के पास राइट होगा कि वो मेरे इस घर को बेच के अपना पैसा वसूल कर सके। राइट। तो आई होप ये चीज बिल्कुल क्लियर होगी कि हमारा जो लोन है, जिस बिजनेस में हम हैं, हम सिक्योर्ड लैंडिंग करते हैं, और सिक्योर्ड लैंडिंग में कस्टमर की इमूवेबल प्रॉपर्टी हमारी सिक्योरिटी होती है। जिसका मतलब ये होता है कि जरूरत पड़ने पर हम इस प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं। तो अगर प्रॉपर्टी को जरूरत पड़ने पे बेच सकते हैं, तो सबसे जरूरी ये होता है कि भाई प्रॉपर्टी बिकने के लायक होनी चाहिए। अगर ऐसी कोई प्रॉपर्टी हमारे पास आ गई जिसे हम बेच ही ना पाए, तो उसको सिक्योरिटी में लेने का तो कोई मतलब ही नहीं निकलता है। अब ये कैसे तय करें कि वो प्रॉपर्टी बेचने के लायक है या नहीं है। तो इसके लिए दो तरीके का वेरिफिकेशन होता है। एक होता है लीगल वेरिफिकेशन, जिसकी चर्चा हम इस सेशन में करने वाले हैं, और एक होता है टेक्निकल वेरिफिकेशन, जिसकी चर्चा हम अगले सेशन में करेंगे। राइट, आई होप ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब आता है इस चीज पे कि लीगल वेरिफिकेशन जो है उसमें हम क्या पता करना चाह रहे हैं। तो देखिए, आपके पास एक कस्टमर आया, जिसे मान लीजिए लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी चाहिए, यानी अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रखकर वो आपसे लोन लेना चाहता है। ऐसी सिचुएशन में लीगल वेरिफिकेशन जब हम करेंगे, तो लीगल में हम मेनली तीन चीजों का पता लगाना चाहेंगे। पहली चीज, प्रॉपर्टी का मालिक कौन है, क्योंकि जो प्रॉपर्टी का मालिक है वो ही प्रॉपर्टी को मॉर्गेज कर सकता है। उसके अलावा कोई भी व्यक्ति प्रॉपर्टी को मॉर्गेज नहीं कर सकता है। राइट, सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड चीज जो है वो ये है कि हमें जानना है कि भाई वो प्रॉपर्टी का मालिक बना कैसे। क्योंकि अगर किसी का टाइटल डिफेक्टिव है, टाइटल का मतलब होता है ओनरशिप, किसी प्रॉपर्टी में आपका स्वामित्व, अगर वो डिफेक्टिव है तो फिर वो केस होना बहुत मुश्किल है। अभी डिफेक्टिव से मेरा मतलब क्या है कि अगर जिससे मैंने प्रॉपर्टी खरीदी है, यदि उस व्यक्ति ने कोई फर्जीवाड़ा करके, किसी गलत डॉक्यूमेंट्स के जरिए कोई ऐसी प्रॉपर्टी मुझे बेच दी जो उसकी थी नहीं,
तो मेरे पैसा देने के बावजूद भी, मेरी सही नियत होने के बावजूद भी, मेरे पास प्रॉपर्टी की सेल डीड होने के बावजूद भी मैं उस प्रॉपर्टी का मालिक नहीं कहलाऊंगा, क्योंकि जिसने प्रॉपर्टी बेची है वही मालिक नहीं था, तो मैं मालिक कैसे बन सकता हूँ। इसलिए जानना बहुत जरूरी है कि जो टाइटल है मेरे ओनर के पास, जो ओनरशिप है, वो कितनी सही है, डिफेक्टिव तो नहीं है कहीं। राइट। तो अभी तक हमने दो चीजों की बात करी, एक तो ये कि भाई मालिक कौन है, और दूसरा उसके पास मालिकाना हक कैसे आया। तीसरी चीज जो इसमें पता लगाई जाती है वो ये है कि इस प्रॉपर्टी पे किसी थर्ड पार्टी का इंटरेस्ट तो नहीं है। लाइक फॉर एग्जांपल, आपके पास एक व्यक्ति लोन लेने के लिए आया और जो प्रॉपर्टी वो गिरवी रखना चाहता है, वो प्रॉपर्टी उसने और उसके भाई ने मिलके ली है। अब वो अकेला ही आपसे लोन लेना चाहता है, तो क्या ये लोन हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। ये लोन नहीं हो सकता है जब तक कि उसका भाई यानी प्रॉपर्टी का को ओनर हमारे लोन में एज ए को बोरोवर नहीं आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसके भाई का प्रॉपर्टी में हिस्सा है, उसके भाई का इस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है। तो यदि हमने उसको बिना लोन में शामिल किए लोन कर दिया, तो क्या होगा? कल को कस्टमर के डिफॉल्ट करने पे हम प्रॉपर्टी नहीं बेच पाएंगे, क्योंकि जो दूसरा ओनर है, को ओनर है, वो बोलेगा भाई मैंने तो लोन लिया नहीं है, मैंने तो गिरवी रखी नहीं थी और आपने मुझसे पूछा भी नहीं, तो आप प्रॉपर्टी कैसे बेच सकते हो, मेरा हिस्सा कैसे बेच सकते हो? तो वो गाड़ी वहां अटक जाएगी और हम अपने पैसे वसूल नहीं कर पाएंगे। तो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि थर्ड पार्टी इंटरेस्ट से मेरा क्या मतलब है। राइट। तो ये तीन चीजें हम चेक करते हैं मोटा मोटा लीगल वेरिफिकेशन में। प्रॉपर्टी का मालिक कौन है, वो मालिक कैसे बना, और इसमें किसी का कोई थर्ड पार्टी इंटरेस्ट तो नहीं है। राइट। यहां तक क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सवाल आता है, प्रॉपर्टी का मालिक कौन है, ये कैसे पता लगाएंगे? तो उसको समझने के लिए दो चीजों का जानना बहुत जरूरी है। एक तो ये कि प्रॉपर्टी का मालिक किस तरीके से बना जाता है, और दूसरा, अगर कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी का मालिक बन जाता है तो उसको साबित करने के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं। ये दोनों चीजों पे अगर हम चर्चा करेंगे तो हमारे को ये वाला प्रोसेस, ये वाली चीजें क्लियर हो जाएंगी। राइट। अब आता है कि प्रॉपर्टी का मालिक कैसे बना जाता है। तो उसके कई तरीके हो सकते हैं। जो सबसे कॉमन तरीके हैं दो, वो उनमें से एक है बाय इनहेरिटेंस, यानी कि बाप से बेटे के पास प्रॉपर्टी आना, उससे अपने बेटे के पास प्रॉपर्टी जाना। तो ये प्रॉपर्टी कैसे चल रही है? इनहेरिटेंस में चल रही है, बाप से बेटे के पास, बेटे से उसके बेटे के पास। दिस इज अ वेरी कॉमन वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन अ प्रॉपर्टी। इसके अलावा जो एक बहुत कॉमन चीज है वो है सेल परचेज। जब एक व्यक्ति प्रॉपर्टी बेचता है, दूसरा व्यक्ति प्रॉपर्टी खरीदता है, तो प्रॉपर्टी की ओनरशिप सेलर से बायर के पास शिफ्ट हो जाती है। राइट। ये तो दो तरीके हो गए। इसके अलावा भी क्या कोई तरीका होता है? बिल्कुल होता है। इसके अलावा भी कई तरीके हो सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं कि एक व्यक्ति के तीन बच्चे हैं। राइट। एक बेटा है, एक बेटी है और एक और बेटा है। बेटी जो है वो शादीशुदा है, अच्छे रिच फैमिली में उसकी शादी हुई है, अपनी लाइफ में वेल सेटल्ड है। अभी क्या हुआ, जब फादर की डेथ हुई तो प्रॉपर्टी में तीनों बच्चों का हिस्सा बनता था। तो बेटी ने सोचा कि यार ऐसा है, मेरे भाई जो है वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग नहीं है और प्रॉपर्टी में जो हिस्सा है मैं उसे छोड़ सकती हूँ अपने भाइयों के फेवर में, ताकि उनका बेनिफिट हो जाएगा, बिकॉज दे आर नॉट दैट फाइनेंशियली स्ट्रांग। अब उसने ये सोचा तो है, पर वो करेगी कैसे इसको? इसको करने के लिए उसको हक त्याग करना पड़ेगा अपने भाइयों के फेवर में। तो इससे क्या होगा, जो बहन का प्रॉपर्टी में हिस्सा था, वो हिस्सा, उसकी ओनरशिप इन भाइयों के पास आ गई। ये भी एक तरीका हो सकता है। इसको बेसिकली रेलिंक्विशमेंट बोलते हैं या रिलीजिंग ऑफ ओनरशिप राइट्स बोलते हैं। राइट। एक तरीका और हो सकता है कि यदि किसी ने अपने परिवार के किसी सदस्य को आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट करी है, तो गिफ्ट पाने वाला व्यक्ति उस प्रॉपर्टी का मालिक बन जाता है, ओनर बन जाता है। तो इस तरीके से कई तरीके हो सकते हैं जिनसे कोई व्यक्ति एक प्रॉपर्टी का मालिक बनता है। जैसे हमने एग्जांपल लिया बाय वर्च्यू ऑफ इनहेरिटेंस, हमने दूसरा एग्जांपल लिया बाय वर्च्यू ऑफ सेल परचेज, हमने तीसरा एग्जांपल लिया जहां पे somebody is releasing his own rights in the property in favor of someone else. राइट। ऐसे कई तरीके हो सकते हैं। अब आते हैं कि इनमें हम डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे कैसे साबित करते हैं कि भैया ये आदमी प्रॉपर्टी का मालिक है। ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट है जो प्रूव करेगा? क्योंकि वर्बल बातों का तो कोई वैल्यू नहीं है। तो पहली चीजें जानते हैं कि ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट
जो ये बताता है कि प्रॉपर्टी का मालिक कौन है, उसे टाइटल डॉक्यूमेंट बोलते हैं, राइट। टाइटल डॉक्यूमेंट, टाइटल डॉक्यूमेंट कई तरीके हो सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, हम पहले इनहेरिटेंस वाला एग्जांपल लेते हैं। जब भी प्रॉपर्टी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के पास जाती है, राइट, यानी बाय इनहेरिटेंस जाती है, तो ऐसी अवस्था में दो सिचुएशंस हो सकती है। एक सिचुएशन ये हो सकती है कि जो डिसीज्ड पर्सन है, जो मरने वाला व्यक्ति है, वो अपनी वसीयत लिख के गया है, राइट। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है जहां पे उसने वसीयत नहीं लिखी है। तो यदि अगर मरने वाला व्यक्ति वसीयत लिख के गया है, तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि उसकी लास्ट वसीयत कौन सी है। क्योंकि आज देखिए, आज मैं, वसीयत का मतलब क्या होता है, इच्छा। मैं जब तक जीवित हूँ, मेरी इच्छाएं रोज बदल सकती हैं। आज मुझे लगेगा नहीं यार मेरी प्रॉपर्टीज ए को मिलनी चाहिए, कल हो सकता है मेरे को लगेगा नहीं मेरी प्रॉपर्टीज बी को मिलनी चाहिए, परसों हो सकता है मेरे को लगेगा कि मेरी प्रॉपर्टी सी को मिलनी चाहिए। तो भाई मैं मरने से जस्ट पहले लास्ट मेरा विश क्या थी कि मेरी प्रॉपर्टी किसको मिलनी चाहिए, ये जानना बहुत जरूरी है। इसके लिए एक प्रोसेस होता है जिसको बोला जाता है प्रोबेशन ऑफ विल। तो यदि मरने वाली की वसीयत को लेके कोई डिसएग्रीमेंट है लीगल हायर्स के बीच में कि नहीं यार ये लास्ट वसीयत नहीं है, इसके बाद भी वसीयत बनी है, तो ऐसी सिचुएशन में उन्हें कोर्ट के पास जाना पड़ता है। कोर्ट ये तय करता है कि कौन सी लास्ट वसीयत है और उसके हिसाब से प्रॉपर्टी बांटी जाती है, राइट। दिस इज प्रोबेशन ऑफ विल। तो प्रोबेशन ऑफ विल हो या अगर लीगल हायर्स ऑलरेडी एग्रीड है कि नहीं यार यही फाइनल वसीयत थी, हम इससे ओके हैं, तो दोनों ही सिचुएशन में जो वसीयत के हिसाब से बंटवारा होता है वो प्रॉपर्टी का बंटवारा हो जाता है। और बंटवारा होने के बाद लैंड रिकॉर्ड्स में इसको अपडेट करवाया जाता है कि अब इस प्रॉपर्टी के मालिक कौन है। उसकी एक सरकारी प्रक्रिया है, हम उसकी डिटेल्स में नहीं जाते हैं, पर मोटा मोटा ये समझ लेते हैं कि जब भी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के पास में प्रॉपर्टी शिफ्ट होती है तो डेथ सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। लीगल हायर जो है उसको एस्टेब्लिश करने के लिए डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, और उसके बेसिस से जो लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वो ओनरशिप एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के नाम पे ट्रांसफर कर देते हैं, और उसका आप रिकॉर्ड्स निकाल के देख सकते हैं, जिससे आपको पता लग जाएगा कि इस प्रॉपर्टी के पिछले कुछ सालों में कौन कौन व्यक्ति ओनर रहे हैं। इनको म्यूटेशन रिकॉर्ड्स बोला जाता है, और म्यूटेशन का मतलब होता है चेंज। तो यहाँ क्या चेंज हो रहा है, ओनरशिप चेंज हो रही है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के पास, राइट। अब इसी में और आगे डिटेल में जाते हैं कि मान लीजिए एक परिवार था जहाँ 3 बेटे थे। पिता की मृत्यु के बाद पिताजी वसीयत कर गए कि भाई बड़े बेटे को X%, छोटे को Y%, और उससे छोटे को Z% दे दो, या उन्होंने बांट दिया कि मेरी ये प्रॉपर्टी बड़े बेटे को दे दो, ये प्रॉपर्टी छोटे को दे दो, ये प्रॉपर्टी बीच वाले बेटे को दे दो। जो भी वसीयत थी उस वसीयत के अगर से हिसाब से अगर वो लोग रेडी हैं उस बंटवारे के लिए, तो वो क्या करेंगे, पूरी प्रॉपर्टी का बंटवारा करेंगे। और जब बंटवारा करेंगे तो वो एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे जिसका नाम होता है पार्टीशन डीड। डीड का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट, और पार्टीशन डीड ये बताती है कि प्रॉपर्टी का बंटवारा किस तरीके से किया गया है, राइट। तो इसलिए पार्टीशन डीड जो है वो एक टाइटल डॉक्यूमेंट कहलाती है। यदि मेरे पास एक पार्टीशन डीड है जो बताती है कि इस प्रॉपर्टी में ये हिस्सा मेरा है, तो वो एक टाइटल डॉक्यूमेंट है, बिकॉज वो मेरी ओनरशिप के बारे में बात कर रही है, राइट। इसी में वो आप सिचुएशन भी ले लेते हैं जहां पे 2 बेटे थे और एक बेटी थी, और बेटी ने बोला नहीं मुझे हिस्सा नहीं चाहिए, मेरे भाइयों को दे दो। तो उसने अपना हक त्याग किया, अपने ओनरशिप राइट्स को रिलीज किया। तो इसके लिए इसके लिए जो डॉक्यूमेंट वो बनाएंगे उसको बोलते हैं रिलीज डीड, राइट। और इसको रेलिंक्विशमेंट डीड भी बोला जाता है। तो रिलीज डीड या रेलिंक्विशमेंट डीड ये बताएगी कि किसने प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा किसके फेवर में त्याग किया है, रिलीज किया है, राइट। इसलिए ये डॉक्यूमेंट भी एक टाइटल डॉक्यूमेंट कहलाएगा। परफेक्ट। तो अभी तक जो हमने बात करी, हमने ट्रांसफर बाय इनहेरिटेंस वाली बात करी, राइट। अब ट्रांसफर ऑफ इनहेरिटेंस से हम आगे बढ़ते हैं, सेल परचेज पे आते हैं कि सेल परचेज में हमारे पास टाइटल डॉक्यूमेंट क्या आ सकते हैं, राइट। तो सेल परचेज में आप ये देखिए कि जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदने जाएंगे तो आपके पास प्रॉपर्टी खरीदने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एक जैसे आप देखिए, आप गाड़ी खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, तो आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो नई खरीद लो या यूज्ड खरीद लो।
उसी तरीके से प्रॉपर्टी में भी आपके पास दोनों ऑप्शन होते हैं, या तो आप न्यू प्रॉपर्टी ले सकते हैं या यूज्ड प्रॉपर्टी ले सकते हैं। नई प्रॉपर्टी आपको कहाँ कहाँ से मिल सकती है? आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं। एक, आप किसी लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी से प्रॉपर्टी परचेज कर लें। जैसे फॉर एग्जांपल डीडीए का अलॉटमेंट आया है, उसमें मैंने अप्लाई कर दिया, मेरे नाम से अलॉटमेंट आ गया, तो डीडीए ने जो प्रॉपर्टी बनाई वो मुझे मिल गई। ये फ्रेश प्रॉपर्टी है बिल्कुल, मैं पहला अलॉटी हूँ। दिस इज वन एग्जांपल। दूसरा ऑप्शन होता है, हम किसी बिल्डर से, अगर कोई बिल्डर कोई प्रोजेक्ट बना रहा है और उस प्रोजेक्ट में हमने कोई फ्लैट बुक करा दिया है, तो वो क्या है, हम उसके फर्स्ट बायर हैं। तो फ्रेश प्रॉपर्टी, नई प्रॉपर्टी मैंने किससे खरीदी? बिल्डर से खरीदी, राइट। ये हमारे पास 2 ऑप्शंस हो गए। तीसरा जो फ्रेश प्रॉपर्टी का ऑप्शन क्या हो सकता है भाई? ये ऑप्शन हो सकता है कि मेरे पास जमीन पड़ी थी और उसके ऊपर मैंने अपना घर कंस्ट्रक्ट कर लिया, ये भी फ्रेश प्रॉपर्टी है, राइट। तो ये तो हो गया हमारा फ्रेश प्रॉपर्टी वाले ऑप्शंस। फिर आता है यूज प्रॉपर्टी। यूज प्रॉपर्टी कहाँ से खरीदेंगे? आप मार्केट में किसी भी व्यक्ति से अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो वो यूज्ड प्रॉपर्टी होती है। जिस प्रॉपर्टी को सुनील यूज करा था, आज उसे अनिल ने खरीद लिया, तो इसको बोलते हैं रीसेल ट्रांजैक्शंस। सो रीसेल ट्रांजैक्शंस के जरिए भी आप प्रॉपर्टी को परचेज कर सकते हैं। तो अब इनमें हम सबसे पहले चर्चा करते हैं, जो लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है उससे जब हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो टाइटल डॉक्यूमेंट्स क्या आते हैं और उनका क्या मतलब होता है, राइट। इसके लिए सबसे पहले तो ये जानते हैं कि लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटीज क्या है। देखिए, लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटीज उन अथॉरिटीज को बोलते हैं जो सरकार की बनाई हुई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट है, उनकी अथॉरिटी बनाई हुई है, और जिनका काम होता है शहरीकरण, अर्बनाइजेशन। वो बेसिकली शहर को विकसित करने में अपना योगदान देते हैं। जिस जमाने में लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटीज नहीं होती थी, उस जमाने में आपने देखा होगा अर्बन इंप्रूवमेंट ट्रस्ट होते थे। जैसे फॉर एग्जांपल आप राजस्थान में जाएंगे, आपको कोटा इंप्रूवमेंट ट्रस्ट दिखेगा, लुधियाना में जाएंगे, लुधियाना इंप्रूवमेंट ट्रस्ट दिखेगा, राइट। पर बाद में क्या हो गया कि इन अर्बन ट्रस्ट की कुछ लिमिटेशंस थी, जिसकी वजह से डेडिकेटेड अथॉरिटीज ने आना शुरू कर दिया। जैसे राजस्थान का एग्जांपल लिया तो राजस्थान में जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, और अब तो जोधपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी भी आ गई है। आप दिल्ली की बात करेंगे तो दिल्ली में दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है। आप हरियाणा की बात करेंगे तो आप हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है। आप पंजाब की बात करेंगे तो वहाँ पूडा है, विच इज पंजाब अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इस तरीके से अनेकों अनेक अथॉरिटीज इंडिया में हैं जो प्रॉपर्टीज को बेचती है। अब इनके प्रॉपर्टी बेचने का तरीका क्या है? इनका प्रॉपर्टी बेचने का तरीका बहुत सिंपल है। ये न्यूज़पेपर में एक ऐड निकालती है कि भाई हम फला फला प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है, और जो एक अर्नेस्ट मनी होती है वो आपको जमा करानी होती है, और आप प्रॉपर्टी के लिए अप्लाई कर देते हैं। फिर एक पर्टिकुलर डेट पे ड्रॉ निकाला जाता है। पहले किसी टाइम पे ड्रॉ मैनुअल निकला करते थे, आज की डेट में ड्रॉ कंप्यूटर के जरिए निकलते हैं। अब उस ड्रॉ में जिन जिन का नाम आ जाता है उन वो सब भाग्यशाली लोग कहलाते हैं अलॉटीज, बिकॉज उनको अलॉटमेंट आता है प्रॉपर्टी का। अलॉटमेंट आने के बाद उनको बकाया राशि अथॉरिटी की टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से दिए गए समय के अंदर जमा करानी होती है। जब वो बकाया राशि जमा करा देते हैं तो उनको प्रॉपर्टी का पोजीशन मिल जाता है, और अथॉरिटी उनके नाम से एक डीड कर देती है, जिससे पता लग जाता है कि भाई प्रॉपर्टी का मालिक हो गया, राइट। तो ये प्रोसेस मोर और लेस सभी अथॉरिटीज के लिए सेम है। अब डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है कि हिंदुस्तान में ब्रॉडली 2 तरह की अथॉरिटीज मिलेंगी। कुछ ऐसी हैं जो फ्री होल्ड ट्रांजैक्शंस करती हैं, कुछ ऐसी हैं जो लीज होल्ड ट्रांजैक्शंस करती हैं। तो इनका मतलब क्या है? फ्री होल्ड ट्रांजैक्शन वो होता है जहां पे आपने बकाया राशि जमा कराई, उसके बाद अथॉरिटी ने आपके नाम से डीड करा दी, और डीड बनने की तारीख से उस प्रॉपर्टी के मालिक हो गए आप। वो होता है फ्री होल्ड ट्रांजैक्शन। फॉर एग्जांपल डीडीए। डीडीए का अगर किसी भी रेजिडेंशियल स्कीम में आप अप्लाई करते हैं और आपका अलॉटमेंट आ जाता है, यानी आप बहुत भाग्यशाली हैं और आप अपना पैसा वैसा जमा करा के डीड करा लेते हैं, तो उसके बाद से आप प्रॉपर्टी के मालिक हो जाते हैं। डीडीए का उसमें कोई मालिकाना हक नहीं रह जाता। दिस इज फ्री होल्ड ट्रांजैक्शन। इन फ्री होल्ड ट्रांजैक्शंस में जो डीड एग्जीक्यूट होती है, आमतौर पे उन डीड्स को कन्वेंस डीड के नाम से जाना जाता है। इसको शॉर्ट में सीडी भी बोलते हैं, कन्वेंस डीड, यानी एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो ओनरशिप अथॉरिटी से बायर तक कन्वे करने वाला है, राइट। कन्वेंस डीड, राइट। ये और सेल डीड बेसिकली सेम चीज ही होती हैं, बट अथॉरिटी ट्रांजैक्शंस में जनरली इनको कन्वेंस डीड बोला जाता है। अब कल को अगर इस प्रॉपर्टी को आप आगे बेचेंगे किसी इंडिविजुअल को रीसेल में, तो आप कन्वेंस डीड नहीं करेंगे, आप सेल डीड एग्जीक्यूट करेंगे उसके फेवर में, राइट। सो ये हो गया अथॉरिटी का एक ट्रांजैक्शन जिसमें फ्री होल्ड है।
दूसरा तरह का ट्रांजैक्शन होता है जहां पे अथॉरिटी आपको प्रॉपर्टी बेच नहीं रही है, वो आपको 99 साल के लिए लीज पे दे रही है, किराए पे दे रही है। आम आदमी को लगता है कि मैंने प्रॉपर्टी खरीदी है, क्योंकि जैसे मैं फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को खरीद सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ, बेच सकता हूँ, वैसे मैं लीज होल्ड प्रॉपर्टी को भी खरीद सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ, बेच सकता हूँ। पर टेक्निकली आप बात करेंगे तो लीज होल्ड प्रॉपर्टी में ना तो आप प्रॉपर्टी को खरीद रहे हो, ना प्रॉपर्टी को बेच रहे हो। आप सरकार से प्रॉपर्टी को यूज करने के राइट्स ले रहे हो, और कल को बेचते समय उन्हीं राइट्स को आप आगे बेच रहे हो थर्ड पार्टी। राइट, जो प्रॉपर्टी मुझे 99 साल के लिए मिली, मैंने 10 साल रखी और फिर मैंने सोचा कि चलो यार किसी दूसरे व्यक्ति को बेच देते हैं, अपना पैसा निकाल लेते हैं। तो मैंने प्रॉपर्टी नहीं बेची है, मैंने अपने यूज करने के जो राइट्स थे वो उस दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर किए हैं। पर ठीक है, टेक्निकली ये चीज है, और प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए आदमी को लगता है कि मैंने प्रॉपर्टी खरीदी, मैंने प्रॉपर्टी बेची। अब चूंकि ये प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने आपको यूज करने के लिए दी है 99 ईयर्स के लिए, इसलिए ऐसे ट्रांजैक्शंस में पेमेंट करने के बाद जो आपके नाम से डीड होती है उसे लीज डीड बोला जाता है। राइट, बिकॉज आपको प्रॉपर्टी लीज पे मिली है, और कल को जब आप इस प्रॉपर्टी को आगे किसी को बेचने जाते हो तो आप ट्रांसफर डीड एग्जीक्यूट करते हो, बिकॉज आप प्रॉपर्टी बेच नहीं रहे हो, आप सिर्फ अपने राइट्स को दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर रहे हो। राइट, तो ऐसी सिचुएशन में जब आप प्रॉपर्टी आगे बेचने की सोचते हैं, तो चूंकि प्रॉपर्टी आपकी नहीं है, आपके पास सिर्फ राइट्स थे यूज करने के, और आप राइट्स को ट्रांसफर करना चाहते हो, इसलिए आपको अथॉरिटी से ट्रांसफर परमिशन लेनी होती है। जब आप ट्रांसफर परमिशन ले लेते हैं तो आप प्रॉपर्टी के राइट्स ट्रांसफर कर सकते हैं। राइट, ये हो गया लीज होल्ड ट्रांजैक्शन। एक चीज और हमारे को समझनी चाहिए कि फ्री होल्ड ट्रांजैक्शन में, मान लीजिए मैं अलॉटी हूं, मेरे नाम से अलॉटमेंट आया है, मुझे होम लोन चाहिए। ऐसी सिचुएशन में लोन लेने से पहले मेरे को अथॉरिटी से एक एनओसी लानी पड़ेगी। कुछ लोकेशंस पे उसको पीटीएम भी बोलते हैं, परमिशन टू मॉर्गेज, तभी मैं लोन ले पाऊंगा, क्योंकि प्रॉपर्टी मेरी नहीं है। पर जो मैं लोन ले रहा हूँ वो प्रॉपर्टी को गिरवी रख के ले रहा हूँ, तो जो प्रॉपर्टी मेरी नहीं है उसे मैं कैसे गिरवी रख सकता हूँ? प्रॉपर्टी तो अथॉरिटी की है। तो अथॉरिटी से मुझे एक एनओसी या पीटीएम लाना होता है कि मैं इस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए इस बैंक से लोन ले रहा हूँ, और आप मुझे उसकी इजाजत दो। राइट, पर जब ये मैंने इसकी कन्वेंस डीड करा ली, अब आगे मुझे प्रॉपर्टी किसी और को बेचनी है, तो फिर एनओसी पीटीएम की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि प्रॉपर्टी मेरी है, तो फिर अथॉरिटी से किस बात की परमिशन। जबकि लीज होल्ड ट्रांजैक्शंस में आपको एनओसी पीटीएम फर्स्ट अलॉटी को भी चाहिए, और फर्स्ट अलॉटी जब उस प्रॉपर्टी को आगे किसी को बेचेगा तब भी एनओसी पीटीएम चाहिए, और सॉरी परमिशन, ट्रांसफर परमिशन चाहिए एक तो, और गिरवी रखने के लिए एनओसी पीटीएम चाहिए, क्योंकि आपके पास तो राइट था ही नहीं, आप मालिक नहीं थे प्रॉपर्टी के, सिर्फ आपके पास क्या था, उस प्रॉपर्टी को यूज करने के राइट्स थे, और आपने राइट्स ही आगे दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर किए हैं, वो भी मालिक नहीं बना है। तो इसलिए उस प्रॉपर्टी को गिरवी रखना है, तो अथॉरिटी से, लाइक फॉर एग्जांपल नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, ये इसी तरीके से ट्रांजैक्शंस करते हैं। इनसे आपको एनओसी पीटीएम चाहिए होता है फॉर मॉर्गेजिंग द प्रॉपर्टी। राइट, ये बेसिक्स अपने को क्लियर हो गए। अब आते हैं हम रीसेल ट्रांजैक्शंस में। सी, रीसेल ट्रांजैक्शंस में जनरली जो तरीका होता है वो ये होता है कि आपने एक प्रॉपर्टी पसंद करी, अब आपको प्रॉपर्टी पसंद आ गई तो आपने कुछ बयाना दिया, टोकन अमाउंट दिया जो सेलर था उसको, और उसने आपके नाम का एक एग्रीमेंट टू सेल कर दिया है, और उसमें आपको 45 दिन का, 60 दिन का जो भी एक टाइम है वो टाइम दे दिया बकाया पेमेंट करने के लिए। आपने उस टाइम फ्रेम में अपना बकाया पेमेंट कर दिया, तो पेमेंट करने के बाद वो आपके नाम की सेल डीड करा देगा। राइट, ये जनरल प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे आपको सेल डीड्स मिलती हैं। अगर लीज होल्ड प्रॉपर्टी तो वहाँ आपको ट्रांसफर डीड मिल जाएंगी, या उसको सेल डीड भी बोल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी अलग होगी। तो ये हो गया हमारा सेल परचेज ट्रांजैक्शंस, जिसमें डीड्स कैसी हैं। तो हमने अथॉरिटी ट्रांजैक्शंस की बात कर ली, हमने सेल परचेज ट्रांजैक्शंस की बात कर ली, हमने जो ट्रांसफर बाय इनहेरिटेंस था उसमें पार्टीशन डीड की बात कर ली, रिलीज डीड की बात कर ली, रेलिंक्विशमेंट डीड की बात कर ली। अब एक चीज रह गई है जहां पे हमने बात किया था कि अगर आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन यदि कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी किसी अपने परिवार के, अपने संबंधित व्यक्ति को गिफ्ट करना चाहता है, तो वो कैसे होगा? तो उसके लिए जो रूल्स हैं हमारे, जो इंडियन रेगुलेशंस हैं, वो ये बोलते हैं कि यदि आज मैं आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन अगर अपनी प्रॉपर्टी किसी को गिफ्ट करना चाहता हूँ, मान लीजिए अपने भाई को गिफ्ट करना चाह रहा हूँ, अपने साले को गिफ्ट करना चाह रहा हूँ, तो ये बहुत जरूरी है कि मेरे जिंदा रहते रहते वो उस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लें। यदि मेरे जिंदा रहते रहते उन्होंने गिफ्ट को एक्सेप्ट नहीं किया और मेरी मृत्यु हो गई, तो वो प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट मेरे कानूनन वारिसों को चली जाएगी, ना कि उस व्यक्ति को मिलेगी जिसको मैंने गिफ्ट किया था। अब इसको इंश्योर कैसे करें कि भाई मेरे जीते जी वो लोग गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लें?
तो इंश्योर करने के लिए क्या होता है, एक गिफ्ट डीड बनाई जाती है जिसमें लिखा जाता है कि मैं अपने होशोवास में अपनी ये प्रॉपर्टी फला फला आदमी को गिफ्ट कर रहा हूँ, और उसकी रजिस्ट्री करा ली जाती है। तो ये प्रॉपर एक टाइटल डॉक्यूमेंट बन जाता है जिसको हम बोलते हैं गिफ्ट डीड, राइट। सो यहाँ तक हो गया हमारा टाइटल डॉक्यूमेंट्स के बारे में। आई होप कि आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अब एक चीज और है जो मुझे लगता है यहाँ पे हमें बात करनी चाहिए। जब भी टाइटल डॉक्यूमेंट आएगा, चाहे वो सेल डीड है, कन्वेंस डीड है, लीज डीड है, ट्रांसफर डीड है, रिलीज डीड है, गिफ्ट डीड है, ये जो भी डीड्स हैं, ये जब भी आएंगी तो इनके लिए एक चीज बहुत जरूरी है, वो है इनका रजिस्ट्रेशन। तो पहले सवाल आता है रजिस्ट्रेशन क्या चीज है। तो जब भी आप किसी प्रॉपर्टी का क्रय विक्रय करते हैं, या जब भी किसी प्रॉपर्टी का ओनरशिप एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर होता है थ्रू कंसिडरेशन, देखिए ध्यान रखिएगा, थ्रू कंसिडरेशन। जो ट्रांसफर बाय इनहेरिटेंस है उसमें कोई कंसिडरेशन नहीं है। आपने पिताजी से प्रॉपर्टी जो ली है पैसा देके नहीं ली है, वो तो आप बेटे हैं इसलिए आपके पास आ गई। बट उसके अलावा जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं जहां पे कंसिडरेशन इन्वॉल्व है, इसका भी एक एक्सेप्शन है। गिफ्ट डीड में भी कोई कंसिडरेशन नहीं होता है, पर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। तो जहां भी आपकी जो प्रॉपर्टी की ओनरशिप एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर हो रही है, वहां पे एज पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के हिसाब से आपको स्टैंप ड्यूटी पे करनी होती है, और स्टैंप ड्यूटी पे करने के तरीके को रजिस्ट्रेशन बोला जाता है। इसको हम छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मैं एक प्रॉपर्टी परचेज कर रहा हूँ रीसेल मार्केट से, ठीक है। अब रीसेल मार्केट से मैं प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ, तो सेल डीड बनेगी मेरे नाम पे, मेरे पेमेंट करने पे। तो क्या होता है, मैंने एक एग्रीमेंट टू सेल करा। एग्रीमेंट टू सेल करने का जो मुझे टाइम मिला, उस टाइम में मैंने पैसे का अरेंजमेंट किया, और वो पैसा मैं अपने सेलर को पे कर रहा हूँ। अब सेलर को पैसा दे रहा हूँ तो प्रॉपर्टी भी मेरी होनी चाहिए। तो पैसा देते समय क्या करेंगे, एक सेल डीड बनाई जाएगी। वो सेल डीड जो होगी स्टैम्प पेपर पे बनेगी। अब सवाल आता है कितने रुपए के स्टैम्प पेपर पे बनाए। तो उसके लिए हमारे लिए जानना जरूरी है कि जिस स्टेट में ये ट्रांजैक्शन हो रहा है, वहां पे क्रय विक्रय के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, सेल डीड्स हैं, उसमें कितने परसेंट स्टैम्प ड्यूटी लगती है। वो जितने परसेंट स्टैम्प ड्यूटी लगती है उसके हिसाब से हमारे को स्टैम्प पेपर खरीदने होते हैं। उन स्टैम्प पेपर पे पूरी ये डीड बनती है, और इसको लेकर हम रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाते हैं, जहां पे रजिस्ट्रार के सामने बायर को, सेलर को और गवाहों को साइन करने होते हैं। और उसके बाद बायर, सेलर और विटनेस की फोटो खींची जाती है, और ये डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार अपने पास रख लेता है, जो कुछ लोकेशंस पे सेम डे मिल जाता है, कुछ लोकेशंस पे कुछ दिनों के बाद मिलता है। जब बाद में या सेम डे जो आपको डॉक्यूमेंट मिलता है, उस पे रजिस्ट्रार की मोहर होती है, जो फोटोएं खींची गई हैं वो सब उस पे प्रिंटेड होती हैं, और उस पे वो पूरी डिटेल्स होती है रजिस्ट्रेशन की, और रजिस्ट्रेशन कब हुआ, उसका किस वॉल्यूम में मेंशन है, किस बुक में मेंशन है, वो सारी डिटेल्स होती है। तो ये जो आपका डॉक्यूमेंट कहलाता है, ये रजिस्टर्ड सेल डीड कहलाता है, और इस प्रक्रिया को रजिस्ट्रेशन बोलते हैं, राइट। तो रजिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सिर्फ ध्यान ये रखेंगे कि जो आपकी स्टैम्प ड्यूटी लगनी है वो स्टेट टू स्टेट वेरी करेगी। जो स्टैम्प ड्यूटी दिल्ली में लगती है, जरूरी नहीं है कि वही हरियाणा में लगे, जरूरी नहीं है वही तमिलनाडु में लगे, जरूरी नहीं है वही आपकी महाराष्ट्र में लगे। डिफरेंट डिफरेंट होती हैं स्टैम्प ड्यूटीज। अभी यूनिफॉर्म स्टैम्प ड्यूटी वाला कोई कॉन्सेप्ट इंडिया में नहीं है, राइट। तो ये हो गया हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। इससे रिलेटेड एक दो और टर्मिनोलॉजीज हैं जो मुझे लगता है कि हमारे को यहाँ बात कर लेनी चाहिए। जैसे जब हम रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं तो हमारे को बताना होता है कि हमारा ट्रांजैक्शन कितने का हो रहा है। आज मैं प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ, आप खरीद रहे हैं, तो ट्रांजैक्शन कितने का हो रहा है। चूंकि ट्रांजैक्शन कितने का हो रहा है उस पर एक परसेंटेज के तौर पे स्टैम्प ड्यूटी लगेगी, इसलिए बायर और सेलर तो हमेशा चाहेंगे कि भाई कम से कम ही दिखाओ ट्रांजैक्शन। क्यों? क्योंकि सेलर को कम दिखाने में बेनिफिट ये है कि उसको कैपिटल गेन टैक्स कम लगेगा। बायर को ट्रांजैक्शन कम दिखाने में बेनिफिट ये है कि उसको स्टैम्प ड्यूटी कम भरनी पड़ेगी, पर इससे सरकार का तो नुकसान हो जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, इन्होंने अपने सब रजिस्ट्रार ऑफिसर्स जो हैं उनको ये हिदायत दे के रखी होती है कि अपने ज्यूरिसडिक्शन में आने वाली जो भी इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं वहां पे लैंड का वैल्यूएशन करके रखते हैं। उस वैल्यूएशन को हम बोलते हैं गाइडलाइन रेट्स, सरकारी रेट्स, डीएलसी रेट्स और सर्कल रेट्स, बहुत सारे नाम है इसके। तो इनका मतलब एक ही है। इसका मतलब ये है कि जो प्रॉपर्टी आज मैं बेच रहा हूँ और आप खरीद रहे हो, उस प्रॉपर्टी का सरकारी रेट के हिसाब से कितनी वैल्यू है, या तो वो वैल्यू या जो वैल्यू हम दिखा रहे हैं, दोनों में से जो भी ज्यादा होगी उस पे स्टैम्प ड्यूटी लगेगी, राइट। तो ये जनरल अपना एक फिनोमिना होता है विच आई थिंक वी शुड नो।
तो ये हमने अभी तक जो बातचीत करी है वो हमने टाइटल डॉक्यूमेंट्स की बात कर ली, हमने रजिस्ट्रेशन की बात कर ली, हमने ओनरशिप कैसे कैसे ट्रांसफर होती है उसकी बात कर ली, और शायद मेरे ख्याल से हमने बीच में कहीं म्यूटेशन की बात भी करी है कि म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, राइट। अब सवाल आता है कि चलो ठीक है, ये सब तो ठीक है, अब अगर जब लीगल वेरिफिकेशन होता है तो मेरा लॉयर क्या चेक करता है और कैसे चेक करता है? तो देखिए बहुत सिंपल है। सबसे पहला काम लॉयर क्या करेगा, आपसे प्रॉपर्टी के सारे पेपर्स की फोटोकॉपी लेगा। फोटोकॉपी लेने के बाद उन पेपर्स को पढ़ेगा, पढ़ने के बाद वो एक चेन बनाएगा अपने पास रफ में। चेन से मतलब क्या होता है कि जो प्रॉपर्टी है वो हमेशा एक आदमी की तो होती नहीं है। आज जो प्रॉपर्टी मेरे पास है पहले किसी और के पास रही होगी, उससे पहले किसी और के पास रही होगी। तो प्रॉपर्टी के आज तक जितने भी मालिक रहे हैं उन सबको आप क्रमवार लिख लो, है ना, सीक्वेंस में लिख लो, तो इसको बोलते हैं चेन। तो पूरी चेन बना के देखता है कि भैया इस प्रॉपर्टी के आज तक कौन कौन मालिक रहे हैं। फिर वो देखता है कि किस किस मालिक के नाम से क्या क्या डॉक्यूमेंट है। हो सकता है किसी के नाम से गिफ्ट डीड हो सकता है किसी के नाम से सेल डीड हो सकता है किसी के नाम से कन्वेंस डीड हो, अलग अलग डीड्स हो सकती हैं, राइट। अब सवाल आता है कि चेन तो हमने बना ली पेपर में, अब इसको वेरीफाई करना है कि सही है कि नहीं है। हो सकता है 10 मैंने कोई फ्रॉड डॉक्यूमेंट बना के दे दी हो जो चेन सही नहीं हो। तो इसको वेरीफाई करने के बेसिकली दो ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन जो होता है वो सब रजिस्ट्रार का ऑफिस होता है, राइट। क्योंकि आज तक प्रॉपर्टी का जब जब रजिस्ट्रेशन किया गया है तो सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में किया गया है, और सब रजिस्ट्रार उसकी एक कॉपी अपने पास रखता भी है, तो उनके पास रिकॉर्ड्स होते हैं। तो हमारा लॉयर क्या करता है, सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके सर्च फी जमा कराता है, और सर्च फी जमा कराने के बाद वो टाइटल सर्च रिपोर्ट निकालता है कि भैया टीएसआर के हिसाब से इस प्रॉपर्टी के पिछले चुनिंदा सालों में कौन कौन ओनर्स रहे हैं। तो कुछ तो आपकी चेन वहां से वेरीफाई हो जाएगी। बट यदि मान लीजिए चेन में कोई ट्रांजैक्शन ऐसा था जहां पिता से बेटे के पास प्रॉपर्टी गई है, तो उसका रिकॉर्ड सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में नहीं होगा, क्योंकि उसकी रजिस्ट्री नहीं होती है कोई, है ना। वो तो सिंपली आपको जाके लैंड रिकॉर्ड्स में नाम चेंज करवाना होता है। ऐसी सिचुएशन में क्या करे, तो वो क्या करेगा, लैंड रिकॉर्ड से म्यूटेशन की इंफॉर्मेशन निकालेगा। अगर मान लीजिए आपके रूरल एरिया है तो पटवारी तहसीलदार के ऑफिस से वो म्यूटेशन रिकॉर्ड्स निकालेगा। फॉर एग्जांपल पंजाब में म्यूटेशन डॉक्यूमेंट्स को बोला जाता है इंतकाल, राइट। वो इंतकाल निकालेगा, वहां से उसको पता लग जाएगा कि बीच में ट्रांजैक्शन किस किस के नाम से हुआ है प्रॉपर्टी का। तो म्यूटेशन रिकॉर्ड्स के जरिए भी वो चेक कर सकता है। तो यहाँ से वो अपनी पूरी चेन चेक कर लेता है, तो उसको कॉन्फिडेंस हो जाता है कि भैया चेन में जितने नाम आ रहे हैं सब रिकॉर्ड्स में दिख रहे हैं, इसका मतलब चेन जायज है। अब वो प्रॉपर्टी पेपर्स को चेक कर लेता है कि भैया प्रॉपर्टी पेपर्स ठीक है, उसमें जो लिखा है वो सब कुछ सही है कि नहीं है। अगर सब कुछ ठीक लगता है उसको, तो वो अपनी लीगल रिपोर्ट दे देता है जिसमें बोलता है कि एज पर माय ओपिनियन द टाइटल ऑफ दिस प्रॉपर्टी इज क्लियर एंड मार्केटेबल, कि मेरे राय के अनुसार इस प्रॉपर्टी का जो टाइटल है वो क्लियर है बिल्कुल और मार्केटेबल है, यानी इसका ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं आगे, और वो जय माता दी उसका काम हो जाता है, राइट। अब इसमें एक दो चीजें हमारे को जो सिर्फ जानकारी के लिए मुझे लगता है जानना बहुत जरूरी है, वो ये कि जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं, ये लैंड रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन होते हैं। तो देखिए हिंदुस्तान में जो लैंड रिकॉर्ड्स का सिस्टमैटिक तरीका जो आज की डेट में फॉलो हो रहा है, उस सिस्टमैटिक तरीके की शुरुआत हुई थी राजा टोडरमल के टाइम पे। राजा टोडरमल जो थे वो अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। उन्होंने एक तरीका बनाया था जिससे उनको ये पता लग जाता था कि भाई ये जमीन किसके पास है और मुझे किससे लगान वसूल करना है, क्योंकि राजाओं को तो एक ही चीज से मतलब था कि लगान किससे लेना है मेरे को, वो पता होना जरूरी है। तो उन्होंने एक सिस्टम बनाया था। उसमें उन्होंने क्या किया, एक जो गांव का नक्शा है उस नक्शे को छोटे छोटे ब्लॉक्स में तोड़ दिया, राइट, और हर ब्लॉक को बोला गया खसरा। तो एक खसरा, आमतौर पे 8-10 खेत होते थे एक खसरा में, और उन खसराओं की नंबरिंग कर दी। तो अब मान लीजिए सपोज एक गांव में मान लो 25 खसरे हैं फॉर एग्जांपल, तो 25 खसरों की आपने नंबरिंग कर दी, तो आपको पता है कि 1 नंबर खसरा में किस किस के खेत हैं, 2 नंबर खसरा में किस किस के खेत हैं, 3 नंबर खसरा में किस किस के खेत हैं। तो एक तो ये सिस्टम किया उन्होंने। दूसरा वो क्या करते थे, एक रिकॉर्ड बुक रखते थे। उस रिकॉर्ड बुक में वो किस खसरे में किन किन के खेत है उसका डिटेल रखते थे। इसको बोलते थे खतौनी। तो खतौनी नंबर से और खसरा नंबर से आपको ये पता लग जाता था कि भैया ये जो खेत है वो किस आदमी का है और कहाँ है। तो ये सिस्टम पहले फॉलो हुआ करता था।
आज की डेट पे भी मोटा मोटा यही सिस्टम फॉलो हो रहा है। फर्क इतना हो गया है कि जहां पे हमारे शहर विकसित हो गए हैं वहां पे खसरा खतौनी फॉलो करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एक खसरा बहुत बड़ा होता है, 8-10 खेत के बराबर होता है। तो आज 8-10 खेत में तो हो सकता है 200-250 मकान आ जाएंगे, हो सकता है ज्यादा भी आ जाएंगे, मुझे नहीं पता कितने आएंगे, बट काफी मकान आएंगे। तो इतने सारे मकानों के लिए एक खसरा नंबर रखना इज नॉट सुटेबल। तो क्या हो गया, आज की डेट में आपको लैंड रिकॉर्ड दो तरीके से मिलेंगे। एक लैंड रिकॉर्ड कैसा है जो रूरल एरियाज का है, और एक लैंड रिकॉर्ड कैसा है जो शहरी एरिया का है। तो जो शहरी एरियाज है, अर्बन एरियाज है, वहां पे क्या हो गया, वहां पे प्लॉट नंबर, सर्वे नंबर या सीटीएस नंबर फॉलो होता है। ये तीनों एक ही चीजें हैं। बेसिकली क्या होता है, यहाँ भी ऑब्जेक्टिव वही है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को ये चेक करना है कि भैया मुझे ये बता दो इस प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी टैक्स कौन भरेगा। ये पता लगाने के लिए वो सर्वे करवाते हैं और हर प्रॉपर्टी का डिफरेंट डिफरेंट सर्वे नंबर असाइन कर देते हैं। तो आपको आपकी प्रॉपर्टी का भी कोई ना कोई प्लॉट नंबर होगा, सर्वे नंबर होगा या सीटीएस नंबर होगा, जिससे पता लगेगा कि इस प्रॉपर्टी पे टैक्स कौन भरने वाला है। तो ये प्रॉपर्टी रिकॉर्ड आपके शहर के हो गए। यही आप गांवों में चले जाओगे, रूरल एरियाज में चले जाओगे, तो आपको पटवारी के ऑफिस में जाके पता लग जाएगा कि भाई कौन सा खसरा नंबर पे किसकी जमीन है वो, राइट, खसरा खतौनी नंबर मिलेगा। अब एक चीज और जानने की है, जो खसरा खतौनी जो टर्म है, ये टर्म अक्रॉस द इंडिया सेम नहीं है। आप ज्यादातर देखोगे नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया की जो स्टेट्स हैं, जैसे आपका आपका ये उत्तर प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ये जो नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया की जो स्टेट्स हैं, यहाँ पे आपको खसरा खतौनी नाम देखने को मिलेगा। बट आप राजस्थान चले जाओगे तो वहाँ पट्टा देखने को मिलेगा, या आप गुजरात चले जाओगे तो वहाँ 7/12 देखने को मिलेगा। ये है सारी चीजें एक ही है, बट क्या इनका नामकरण अलग अलग है, राइट। जो जिसको मैं बात कर रहा हूँ, गुजरात का 7/12 है या महाराष्ट्र का 7/12 है, वो भी खसरा खतौनी जैसा ही डॉक्यूमेंट है। वो बेसिकली क्या होता था, पहले दो फॉर्म्स होते थे, फॉर्म नंबर 7, फॉर्म नंबर 12। उन दोनों को मर्ज करके उन्होंने एक डॉक्यूमेंट बना दिया, और वो डॉक्यूमेंट आपको ये बताता है कि भैया लैंड किसकी है, किसके नाम से जमीन है ये, राइट। तो पर्पस वही है। यही आप साउथ में चले जाओगे तो हो सकता है आपको खाता दिख जाएगा, जिसको खेवत भी बोलते हैं। तो खाता भी सेम चीज है। जैसे नॉर्थ में आपको खतौनी दिख रहा है, वैसे साउथ में आपको खाता दिखेगा। खासतौर से आप बात करें बैंगलोर और कर्नाटक की बात करें, तो वहां पे आपको खाता दिखेगा। खाता से मतलब क्या है, देखिए खाता जो है अकाउंट का हिंदी ट्रांसलेशन है। तो खाता आपको ये बताता है कि भैया ये जो खाता नंबर है ये किस परिवार का है, और उस परिवार के जो भी सदस्य हैं उनके पास लैंड होल्डिंग कौन कौन सी है, राइट। तो ये भी आपको यही हेल्प कर रहा है कि आपको ये पता करने में हेल्प कर रहा है कि कौन सी लैंड किसकी है। एक चीज यहाँ और मेरे हिसाब से जानना चाहिए हमारे को, क्योंकि चूंकि मैंने बैंगलोर की बात करी है, तो बैंगलोर में आपको दो तरह के खाता मिलेंगे, ए खाता एंड बी खाता, राइट। अब इनमें फर्क क्या है, तो क्या होता है कि जब भी कोई लैंड के ट्रांजैक्शंस होते हैं या लैंड पे कोई कंस्ट्रक्शन या डेवलपमेंट होता है, तो वो दो तरीके का हो सकता है, या तो वो लीगल है या इलीगल है ना। इलीगल से मतलब उसमें कुछ अनियमितताएं हैं, इरेगुलरिटीज हैं। तो बैंगलोर में क्या होता है कि वो सभी लैंड ट्रांजैक्शंस जहां लैंड आपकी लीगल है, जहां पे आपका जो कंस्ट्रक्शन है वो पूरा एज पर लोकल बायलॉज है, और प्रॉपर्टी टैक्स के हिसाब से सारा सब आप रूल्स को फॉलो कर रहे हो, तो वो वाले खाताओं को या खाते को ए खाता बोला जाता है। और जिन प्रॉपर्टीज में या तो लैंड का ट्रांजैक्शन इलीगल है, या उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो लोकल बायलॉज के हिसाब से नहीं है, कुछ वायलेशंस हैं, या प्रॉपर्टी टैक्स प्रॉपर नहीं है, वो सबको बी खाता बोला जाता है। तो आमतौर पे आप देखोगे तो जो बैंक्स हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं या हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, वो ए खाता की लोन करने में इंटरेस्टेड रहती हैं, बी खाता की लोन करने में इंटरेस्टेड नहीं रहती। जब बी खाता वाला कस्टमर आता है तो उनको बोला जाता है कि भैया अपनी इरेगुलरिटी को आप सही कराओ, और सही करा के अपने बी खाता को ए खाता में ट्रांसफर करा दो। तो आप ट्रांसफर करा लोगे तो फिर लोन करने में कोई दिक्कत नहीं, आपकी प्रॉपर्टी लोनेबल हो जाती है, राइट। तो ये हमारी कुछ बातचीत हुई लैंड रिकॉर्ड्स के बारे में, राइट, और हमारा म्यूटेशंस के बारे में, और लॉयर कैसे चेक करता है उसके बारे में। तो मेरे ख्याल से इस समय हमारे लिए इतना जानना सफिशिएंट है, जिनकी अभी हमने बात करी, कि हमारा टाइटल क्या होता है, टाइटल स्टैब्लिश करने के डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, टाइटल का ट्रांसफर कैसे होता है, लैंड रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, और लॉयर क्या चेक करता है, कैसे चेक करता है। परफेक्ट, आई थिंक दिस मच इज ओके। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई क्वेरीज हो, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे मेल ड्रॉप कर सकते हैं, एंड आई वुड बी एक्सट्रीमली ग्लैड टू आंसर योर क्वेश्चंस। मुझे नहीं भी आता होगा तो मैं कहीं ना कहीं से आपको पता करके बताऊंगा, बट एक चीज गारंटीड है कि जो आपको बताऊंगा वो पुख्ता होगा, 100% करेक्ट होगा, राइट। सो कीप लर्निंग,